आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आइए आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में इतना ज्यादा मैंने शॉर्ट कर दिया है कि आपको बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ण का मतलब है स्वर और व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। कई बार पूछ भी लिया है और एग्जाम में पूछता भी रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले गुरु थे कामता प्रसाद। आपने नाम नहीं सुना लेकिन अब सुन लिया, जिसने सुना बहुत अच्छी बात है। उनके अनुसार 43 वर्ण थे हमारी वर्णमाला में थे, लेकिन कुछ बताते 52 हैं। 52 कैसे हुए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 10 होते हैं हमारे मूल स्वर, ठीक, और उसके बाद 25 हमारे होते हैं पंचवर्ग व्यंजन। इनके बारे में सबको डीपली बताऊंगा। पंचवर्ग क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, अंतरस्थ और उष्म सब। ठीक है, 4 हमारे होते हैं अंतस्थ है और 4 होते हैं उष्म। ठीक है, 10, 25, 4, 4 यानी कुल मिला के हो गए 43 जो थे हमारे कामता प्रसाद जी के अनुसार। ठीक, अब कुछ का मत अलग होता है उनके अनुसार। तो बाद में अगर हम बढ़ के चले तो संयुक्ताक्षर को मिलाकर 4 ये हो गए, और आगत व्यंजनों की संख्या 2, ये देख लीजिए आप। और उसके बाद अनुस्वार, ये हमारे रीरी और ये विसर्ग, इनकी मिलाकर संख्या 3 हो जाती है, जिसके अनुसार हमारे कितने बैठ जाते हैं? देखो 4, 2, 6, 3, 9। तो 9 हमारे ये हो गए, 43 हमारे ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 52। इसलिए वर्णमाला में कितने? 52। इस तरह कुल मिलाकर 52 हो गया। आप सभी के समझ में आया है? नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रोक कर पीछे से थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ विद्वान रीवी को मिलाकर 11 मानते हैं कि 11 स्वर हैं। पूछ लेता है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको कितने बताने हैं? 11। लेकिन कुछ विद्वानों के मत के अनुसार 11 ही सर्वश्रेष्ठ। 13 भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कुल मिलाकर 13 हैं। रीरी 11 हो गए। अगर हम बात करें रीरी को कई बार पूछा है कि ये एकमात्र कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजनों के योग से, यानी इन दोनों के मेल से बना है। रे के नीचे हलंत और ई। ठीक है, रीरी ध्यान में रखिएगा। रीरी के बारे में बता दिया 11, और 2 है हमारे, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है आप इस तरह, और ये हमारा विसर्ग हो गया। ठीक है, और अभी मैंने पीछे बताया था कि अनुस्वार, तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों हो गए, तो 2 ये और रीडी, तो कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे? 11 + 2, तो ये बैठ गए हमारे 13। तो 13 संख्या हो गई हमारी किसकी? स्वर। ध्यान में रहेगा आपकी, बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये था हमारा स्वर के बारे में। तो आइए और देखते हैं। उसके बाद ये मैंने बता दिया था आपको, यहां तक कुछ फैक्ट हैं। रीरी की बात करें तो रीरी क्या है? एकमात्र केवल, देखो तत्सम तद्भव आपको पढ़नी है, लेकिन उनके बारे में आपको डीपली आगे पढ़ाऊंगा। तो रीरी की बात करें तो रीरी ऐसा है कि केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ऋषि, कृपा, है ना। और विसर्ग का अधिकतम प्रयोग भी तत्सम में ही होता है। ये चीज आपको नोट भी करनी है और ध्यान में भी रखनी है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें काफी कम आपको देखने में मिलती हैं। उसके बाद बात करें अनुस्वार और विसर्ग की, तो न तो ये स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। इसके कई तरह हैं, आप इतने डीप इनको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डीपली लिया है इनको, कि आपके अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जैसे SI का एग्जाम आ रहा है हिंदी को लेकर, और बहुत से एग्जाम हिंदी के आते हैं, तो उन सभी के लिए परफेक्ट है। एक वीडियो में मैं आपको सारा पूरा व्यंजन वर्ण विचार में पूरा कंप्लीट कर रहा हूं एक वीडियो में। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर आपको पता ही है, आपने नाम सुना होगा ह्रस्व, दीर्घ, इन स्वर के बारे में। ठीक है, मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर, ये ए, ई, उ, रीरी। तो ये उ ये नहीं है, क्योंकि ये वाला इसमें है, तो ये आप हटा सकते हैं। इसमें मैंने ए लिया है। ए कभी कभी पूछ लेता है, और कई बार पूछ भी लिया है कि
उदासीन स्वर बताइए। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा और 4 ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछ लेगा कि इसमें उदासीन स्वर के बारे में बताइए। तो आपको क्या बताना है कि ये उदासीन स्वर ए है। ठीक है। अगर दीर्घ की बात करें, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर आपके हैं तुम्हारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गए। स्वरों के वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको हर चीज माइंड में रखनी है। दीर्घ स्वर में जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो आ, ये हमारा बन जाएगा दीर्घ स्वर। ऊ प्लस ऊ यानी बड़ा ऊ। नॉर्मल अगर आप इनकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ऐसे स्वर जिसमें उच्चारण में 2 मात्रा का और हंस स्वर में 1 मात्रा का। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, पूछ भी लेता है और आपको ये ध्यान में भी रखना है। यानी इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, देखो परिभाषा नहीं आती, लेकिन मैंने फिर भी परिभाषा के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं। आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ये एग्जाम्पल कैसे बनते हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछेगा कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है और इन चारों में से 1 रख देगा और 3 कहीं और से रख देगा। ठीक है, किसी भी तरह पूछ सकता है। तो ए प्लस ई, आ प्लस ए, ये आप देख सकते हैं और इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, इसमें जो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह बना हुआ होता है, जैसे ओम, चर, ओ, यानी इसको इस तरह लिख देते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है बस। उसके बाद बात है जीवा, यानी हमारे जीव के आधार पर स्वर। अभी हम व्यंजन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, स्वर। इसको अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जैसे हमारी जीवा का अगला भाग होता है, यानी जिन स्वर जो भी स्वर हैं उनका उच्चारण जीव के अग्रभाग के सहयोग से करते हैं। तो बड़ी ई है ना, ई, ई, ए, इस टाइप से। मध्य स्वर जैसे ए, जो जीव के मध्य भाग से, और पश्च का मतलब पीछे, यानी पीछे के भाग से जीव के आ, इस तरह है ना। इनको आप उच्चारण करके देखिएगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ यानी होठ के, इसमें है अवृत मुखी। अवृत मुखी मतलब कि जिसमें अवृत मुखी यानी जो हमारे होठ हैं वो गोलाकार नहीं होते, बस इतना ध्यान रखिएगा। गोलाकार नहीं होते। देखो आ है ना, ई, ये हो गए हमारे ओष्ठ की अवत्र यानी अव्रतमुखी। इसके बाद आते हैं व्रतमुखी। व्रतमुखी के बारे में देख लेते हैं। तो व्रतमुखी यानी देखो ये जिसका अपोजिट हो गया है, यानी इसमें होठ गोल वृत्ताकार खुलते हो। तो देखो ऊ, ओ, इस तरह उच्चारण करिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक। उसके बाद है मुख विवर खुलने के आधार पर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संवृत, अर्धसंवृत, विवर्त और अर्धविवर्त। संवृत क्या है? संवृत यानी देखो ध्यान से सुनेगा, जब उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है। बंद मतलब जैसे आप ई का उच्चारण कीजिए, ई, देखो जो तुम्हारा मुख है वो मुख का विवर है वो बंद रहता है। अब अर्धसंवृत की बात करें तो ये ए और ओ, यानी इसमें आधा बंद रहता है, पूरा तो नहीं, आधा बंद रहता है। देखो दोनों का ध्यान से देखिएगा, इसमें आधा बंद रहता है। अगर हम विव्रत की बात करें तो विव्रत ओनली है आ, यानी जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है। और अद्रवत यानी इसमें मुख द्वार आधा खुलता है। इसमें मुख द्वार की बात कर रहे हैं, इन दोनों में है हमारा है मुख द्वार, मुख द्वार। ठीक है, यानी इसमें आप देख सकते हैं जैसे इसमें मुख पूरा खुलता है विव्रत, और मुख आधा अर्ध विव्रत, यानी जो भी तुम्हारा है। बिल्कुल दोनों को ध्यान से देखिएगा, ये संवत, अर्धसंवत और विवर्त, अर्धविवर्त। उसमें तो विवर की बात कर रहे हैं, इसमें मुख द्वार की। दोनों आप दो ये हैं और दो ये हैं, इन चारों को ध्यान से आपको करना है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर नासिका, मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर जैसे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार मैंने पीछे बता दिया था। और मौखिक स्वर ये कुछ खास नहीं है, लेकिन अनुस्वार खास है, इसको आप ध्यान में देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर वर्णों के मेल के आधार पर नॉर्मल ए प्लस ए, आ। ठीक है, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण थे मैंने आपको पीछे विस्तार से बता दिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। यहां से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गाइज इनको ध्यान में रखते हुए देखते हैं आज हम। तो सबसे पहले अगर बात करें व्यंजन की मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अंतस्थ और तुम्हारे हो गए पंचवर्ग। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पंचवर्ग के बारे में। पंचवर्ग 25 होते हैं, 25 आप देख लीजिए। पहला है हमारा कै वर्ग, ठीक है। कै वर्ग हो गया हमारा कंठ्य। अब कै वर्ग के बारे में देख लेते हैं, यानी कंठ की सहायता से बोले जाने वाले। तो कै, खे, कै, घ, जो हमारे कंठ की सहायता से, देखो कंठ की सहायता से। उसके बाद चै वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो ये तालु की सहायता से, ठीक है। जैसे चै, छे, जय, झ, 5 है, 5। टै वर्ग की बात करते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य पूछ ले या टै वर्ग पूछ ले, बात एक ही है। मूर्धन्य मतलब कि जीवा इसमें, जिसमें जीवा पीछे की ओर मुड़ती है। जैसा बोले टॉ, इस तरीके से आप इनको उच्चारण करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं तै वर्ग, यानी दंतव्य, मीन्स दांत की सहायता से। देखो इसमें जो हमारे तै, थे, दै, यानी इसमें दांतों पे जीभ लगती है, दांतों पे जीभ टकराती है, तो इसमें आपको और अच्छे से पता चल जाएगा जब आप इनका उच्चारण करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ओष्ठ्य, पै, फै, बै, भै, मै, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सारे टोटल हुए हमारे कितने, 25। ये हो गए हमारे 25 जो हमारे कहलाए पंचवर्ग। व्यंजन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पंचवर्ग, ठीक है। 5 हो गए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे ही बाकी के सारे भी रिलेट करते हैं। वो कैसे, अब देखते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले हम देख लेते हैं अंतस्था पूछ भी लेता है, य, रे, ले, वे, चारों में से कुछ ही पूछ सकता है। देखो इसमें यह क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। कभी कभी सिंगल वर्ड पूछ लेता है कि यह क्या है, नीचे ऑप्शन दे देगा, तो हमारा क्या है, तालव्य। बात करते हैं रे पूछ सकता है, रे क्या है, तो ये मूर्धन्य है। ले पूछ सकता है, ले क्या है, दंत्य। और वह हमारा हो गया दंतोष्ठ्य। इनको भी ध्यान रखना है आपको, इनको लिख लीजिएगा आप जरूर। उसके बाद हमारे आते हैं उष्म, इनको भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं हम कि आपने, चलो पहले उष्म में देख लेते हैं। उष्म होते हैं हमारे स, श, ह, ठीक। यानी ये क्या होते हैं, इन चारों के बारे में देख लीजिए कि इसमें उष्मा, इनको बोलने के लिए अधिक उष्मा का प्रयोग करना पड़ता है आपको। तो याद रहेगा, उष्म बहुत अच्छे से समझिएगा इनको, उष्म, ठीक है। अब इसमें भी कुछ और भी हैं जो पूछ सकता है, जैसे आपको कभी कभी जानकारी भी नहीं होती कि क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा, तो इसमें इन चारों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि चार कौन कौन से, चारों को ऑप्शन में रख देगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं थोड़ा नीचे, पंचमाक्षर वो होते हैं जो हमारे इस श्रेणी के लास्ट होते हैं, ठीक है। यानी 5 वर्गों का अंतिम, ठीक है, वही कहलाता है हमारा पंचमाक्षर। ये आपको ध्यान में रखना है और इस चीजों को ध्यान में बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। कभी कभी पूछ लेता है अल्प प्राण क्या है, ठीक है। ये रहा हमारा अल्प प्राण। अब अल्प प्राण क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देखना है अल्प प्राण। अब देखो अल्प प्राण वे होते हैं जो, जैसे कि जिसमें हकार की ध्वनि नहीं होती, मतलब कि वायु अल्प मात्रा में निकलती है। अल्प मात्रा में निकलती है मतलब कि कम निकलती है। जैसे आप बोलिएगा कै, ग, का, ग, ठीक। यानी फर्स्ट, थर्ड, 5, यानी पहला, तीसरा और 5वें, पूरा तीनों नीचे तक, ठीक है। यानी ये जो 5 वर्ग हैं, इसमें कै पूरा नीचे, गै पूरा नीचे और डै पूरा नीचे। आप अगर एग्जाम में आप देने बैठे तो इसको एक बार बना लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉरी। तो इसमें जो अल्पप्राण है, अल्पप्राण का मतलब है कै, गै, डै, इनके नीचे सारे। प्लस इसमें और भी हैं,
अल्प प्राण इतना ही नहीं है, इसमें हमारे आ जाते हैं य, रे, ले और वह, प्लस ये कर लो, ये होते हैं हमारे अंतस्था, हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। तो ये अल्प प्राण के आपको बहुत अच्छे ध्यान में रखना है कि ये पूरा कहलाता है आपका अल्प प्राण। और जो बचे वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। देखो एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये पूरा और ये पूरा क्या कहलाएंगे? महाप्राण। प्लस इसके साथ कौन से करने हैं हमको? इसमें तो आगे हमारे ये रे ले वे यानी अंतस्था, लेकिन महाप्राण में कौन से आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, प्लस ऊष्म व्यंजन महाप्राण में शा शा, पता ही है, मैंने आपको ऊपर बता दिया इनके बारे में काफी अच्छे से। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपके अल्पप्राण महाप्राण हो गए। और उसके बाद आता है हमारा, आपने पढ़ा होगा अघोष, अघोष। ठीक है, अघोष के बारे में पढ़ लेते हैं। अघोष क्या है? यानी अघोष है जैसे कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी परिभाषा भी थोड़ी जाननी जरूरी होती है। तो इसमें जो हमारा स्वर तंत्र है वो कम झंकृत होता है, मतलब जो कि ध्वनि है वो नगण्य होती है। तो इन पंचमाक्षर, ये जो हमारे पंच वर्ग हैं, इसमें शुरू के स्टार्टिंग के दो, फर्स्ट और सेकंड ही हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष। ठीक, और बाद के तीन क्या कहलाएंगे? जस्ट इसका अपोजिट, सघोष। अब अघोष में देख लीजिए, अघोष में तुम्हारे प्लस जो करने हैं वो कौन कौन से हैं? अघोष में और भी तो आए ना, ये नहीं कि मतलब यही है, यानी आपके शाह, ये भी हमारे अघोष व्यंजन है। और बाकी जो हमारे सघोष हैं, ये सघोष में देखो, सघोष को हम घोष भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, कंफ्यूज ना होइएगा। सघोष ही घोष कहलाता है, सघोष ही घोष कहलाता है। ठीक है, इसमें भी जो हमारी स्वर तंत्र हैं वो अधिक झंकृत होती हैं, जैसे ग, घ। ठीक, हर वर्ग के लास्ट के तीन, और इसमें हमारे ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये इनका भी ध्यान रखना है आपको। और है, ये इसमें ऐड कर दो। तो यानी आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष चारों अच्छे से समझ में आ गए। ठीक, अब एक चीज और बता दूं कि इनको हमने पढ़ा था, ये लास्ट के जो 5 थे इनको हमने पढ़ा था पंचमाक्षर। इनको पंचमाक्षर के अलावा अनुनासिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अनुनासिक। इन पांचों को हम अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्ताक्षर, ठीक है, थोड़ा इधर चलते हैं। संयुक्ताक्षर, ठीक, संयुक्ताक्षर ये होते हैं 4। देखो मैंने जो शुरू में चार्ट बनवाया था उसमें सारे लिख दिए थे, आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कहाँ 4 मैंने क्या बताया था। संयुक्ताक्षर आपको पता ही है, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आ गए हैं। ठीक है, इनको चारों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखो सबसे मेन चीज है इसका ध्यान रखना कि इसमें किस चीज का मात्रक यूज हुआ है, जैसे क्षत्रिय, त्रिय, यन्नी, मतलब अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, खड़ी बोली आप समझ सकते हैं। तो आप लिखना किस तरह के हैं, इनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको बार बार देखिएगा, इनको पढ़िएगा, ये तभी संयुक्ताक्षर हमारे हो गए ये। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है संयुक्ताक्षर में कि जैसे ये और ये क्या है। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं, इसको हम कंठ्य बोल देंगे। कंठ्य क्या है? और श्रा मूर्धन्य। इसके बारे में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा दंतव्य, रे मूर्धन्य, और इन दोनों में दोनों क्या है? तालव्य। देखो एक में आते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया, पंचवर्ग पढ़िएगा सब समझ में आएगा। फिर इसके बाद ये हमारा हुआ तालव्य और ये हो गया मूर्धन्य। तब तक आप ये पंचवर्ग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इनको बहुत अच्छे से आपको डीपली पढ़ना है। और भी वर्ड है, और जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छी चीजें इसमें, देखो काफी डीप जाने की जरूरत है तो काफी डीप आपको जाना भी पड़ सकता है। तो और है इसमें, जैसे अगर बात करें हम आगत व्यंजन, मैंने शुरू में बताया था कुडैड है, ये देख लीजिएगा ड है, इनको हम आगत यानी आगत व्यंजन। जैसे घड़ी, कपड़ा, घड़ी, कपड़ा, साड़ी। ठे से बात करें तो ठे से क्या, जैसे मोठा, कड़ाही, लुढ़कना, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, हिंदी वर्ण वाले में आपको मैंने शुरू से बताई दिया 52 वर्ण होते हैं, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब कुछ अन्य जान लेते हैं जो अलग से दिए हुए थे।
इस पर संघर्षी व्यंजन ये होता हमारे च, छ, ज, झ, ण। ये पूछ लेता है कभी पार्श्विक, लुंठित पूछ लेता है तो ये होता है हमारा ल और लुंठित होता है हमारा र। ध्यान में रखिएगा। संघर्षी इसका ये इस पर संघर्षी, ये संघर्ष। मैंने आपको ऊपर बता भी दिया संघर्ष जिसमें संघर्ष करना पड़ता है बोलते हुए स, श, ह, ख, ग। लेकिन ये देखो ये क्या है, इसे कहते हैं हम हर्फ या नुक्ता। तो इसमें और ये हमारे हर्फ के हैं सारे, इनको ध्यान रखिएगा। वाह लास्ट में वाह। देखो जो हमारे अभी मैंने ऊपर पढ़ाए थे आपको ड है, वे हमारे उच्छिप्त भी होते हैं, ग्रहित स्वर भी होते हैं, जो इनमें हर्फ नुक्ता लगा होता है इस तरीके से। इनको 5-6 को आप देख सकते हैं, इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो गाइज ये रहा आपका कंप्लीट स्वर और व्यंजन। इसके अलावा इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि जो और बाहर से आ जाएगा, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करो और इसे पढ़ने के बाद कुछ अलग से क्वेश्चंस भी करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अगर मेरा प्रयास या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको और ज्यादा अपने मित्रगण वगैरह को, सभी जो भी आपके जानकारी में ऐसे हों जो पढ़ाई से संबंधित कुछ पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारी वीडियो उनकी थोड़ी सी मदद करती है तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो गाइज मिलते हैं फिर से अगली अच्छी वीडियो को लेकर, मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।